क्लास में डिस्कस किया था कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसकी रेगुलर चेकअप जरूरी है, स्पेशल केयर की जरूरत, स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है। जहाँ पे इतनी ज्यादा हेल्थ की अवेयरनेस नहीं होती है तो फिर ये सारी चीजें बेईमाना है कि क्या जरूरत है। वरना अदरवाइज जैसे अगर रेगुलर डिसिप्लिन चेकअप होती रहे, अल्ट्रासाउंड या जितनी भी रिक्वायर्ड टेस्ट वगैरह होते हैं वो अगर होती रहे तो मीन्स को पता चल सकता है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है, ये पता चल सकता है। अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर जैसे फीटस के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी मौजूद है तो जो डॉक्टर साहिबान जो होते हैं उनको पता होता है कि भाई इस एब्नॉर्मलिटी की आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर इसका बर्थ हो जाए तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। उनको पता होता है कि प्लांट डिजीज है तो उसकी करेक्शन या उसकी जो ट्रीटमेंट है वो इसी डेवलपमेंटल स्टेज में होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि अगर ये इसकी डेवलपमेंट पीरियड जैसे कंप्लीट हो, जन्म उस बच्चे का हो जाए तो देन आगे जो उसको हैंडल करना, उसको ट्रीट करना, वो देन जो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो इस वजह से देन जो वो सजेस्ट करते हैं इस फीटस की सर्जरी होनी चाहिए। जैसे जहाँ पे पुअर हेल्थ नॉलेज होती है तो वहां पे कहते हैं कि भाई बच्चे का जन्म ही नहीं है उससे पहले कैसे सर्जरी होगी, हो ही नहीं सकती। ये डॉक्टर जो हमसे जो पैसे छीनने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। पर जहाँ पे जितनी जैसे हेल्थ अवेयरनेस होती है, जिनके पास ऐसी सहूलियात होती है, अगर कोई ऐसा एबनॉर्मलिटी जैसा फिनोमेना कोई ऑब्जर्व होता है फीटस के अंदर तो उसको करेक्ट भी किया जा सकता है सर्जरी के जरिए। तो उसे हम कहते हैं फीटल सर्जरी कहते हैं। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट, एक टेक्निक फीटोस्कोपी, फीटोस्कोपी जैसे अल्ट्रासाउंड की तरह एक जैसे इंस्ट्रूमेंट होता है फीटोस्कोपी या एम्ब्रियोस्कोपी भी कहते हैं। उसकी मदद से क्या किया जाता है कि एम्ब्रियो को बिल्कुल ऑब्जर्व किया जा सकता है, एम्ब्रियो को देखा जा सकता है उस टेक्निक की मदद से कि आइदर इस फीटस के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी वगैरह है तो उनको वो नजर आ जाती है। जैसे जिनके पास इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होंगे, टेक्निक्स होंगे, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई इस फीटस के अंदर ये एब्नॉर्मलिटी है। देन वो पेरेंट से कंसल्ट करते हैं, पेरेंट को कहते हैं कि भाई ये डिसऑर्डर है, इस तरह का होता है, इसकी सर्जरी इस तरह से होगी, अगर ये आप सर्जरी नहीं कराएंगे तो आगे ये कॉन्सिक्वेंस होंगे आगे। वो सब कुछ बताते हैं, देन सर्जरी करते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को लाते हैं, उसके एब्डोमेन के अंदर कट देते हैं, यूटेरस के अंदर कट देते हैं। देन जो उस एम्ब्रियो को विद इन यूटेरस उसको जो करेक्ट करके देन उसका जो कंप्लीट जैसे कहेंगे सर्जरी जैसे हो सकती है, देन जो नॉर्मल आगे वो हो सकता है। बुक के अंदर तस्वीर मौजूद है जो स्पाइना बायोपिडा की, एक स्पाइना बायोपिडा की एक सिचुएशन है। जैसे आपको पता है कि स्पाइना बायोपिडा जब न्यूरल ट्यूब प्रॉपरली क्लोज नहीं होगा तो स्पाइना बायोपिडा हो सकता है। क्यों? बिकॉज़ उस जगह पे स्पाइनल कॉर्ड के उस सेक्शन के अंदर वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन नहीं बनता। जाहिर है जब वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन नहीं बनेगा तो उस एरिया की स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो होंगी वो एक्सपोज हो जाएंगे, तो वो नर्व्स आगे डैमेज हो सकते हैं। डैमेज होगी एक बार नर्व तो उसका कोई देर इलाज भी नहीं होगा। इससे बेहतर है कि इस एम्ब्रियो के इस फीटस के जन्म से पहले ही उसको जो करेक्ट किया जाए ताकि उसकी स्पाइनल कॉर्ड और नर्व जो है वो आगे बेहतर हो। उसके लिए एक सर्जरी के प्रोसेस से गुजरना होता है, फीटल सर्जरी से कहते हैं। रीडिंग पे आएंगे अब पेज नंबर 194, फीटल सर्जरी। इट इज द मेडिकल प्रोसीजर परफॉर्म्ड ऑन अ फीटस इन द यूटेरस, यूटेरस के अंदर। क्यों? टू करेक्ट स्ट्रक्चरल और डेवलपमेंटल एनवायरनमेंट, उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर या डेवलपमेंट के हवाले से कोई एनवायरनमेंट उसको ठीक करना है, इस वजह से सर्जरी की जरूरत है। This type of surgery is typically performed in the cases where there is a high risk of fetal death. तो यदि उन डॉक्टर साहिबान को ये मालूम होता है कि अगर ये सर्जरी नहीं हुई तो इसका डेथ हो जाएगा एक, और लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी ऑफ द इशू इज नॉट करेक्टेड बिफोर बर्थ। अगर बर्थ जन्म से पहले उसको अगर करेक्ट ना किया जाए तो फिर आगे ये करेक्ट ही नहीं होगी। लॉन्ग टर्म का मतलब लाइफ टाइम वो देन वही डिसऑर्डर रहेगा।
तो इसका एक एग्जांपल है फीटल सर्जरी का, एक करेक्शन ऑफ स्पाइना बाइफिडा क्यों होती है, आपने जैसे पहले पढ़ा है। कंडीशन में द न्यूरल ट्यूब डज नॉट क्लोज प्रॉपर्ली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो उसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग टू द डैमेज ऑफ द स्पाइनल कार्ड एंड द नर्व्स। स्पाइनल कार्ड और नर्व्स को डैमेज क्यों होगा, बिकॉज़ वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन उस एरिया में नहीं बनेगा। तस्वीर मिडिल जो डायग्राम है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि स्पाइनल कार्ड और स्पाइनल नर्व्स वगैरह वो बाहर निकली हुई है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम का ही काम होता है कि स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करना होता है। अब इस जगह पे वर्टिब्रल कॉलम ही नहीं है तो जाहिर है स्पाइनल कार्ड और स्पाइनल नर्व एक्सपोज है, बाहर निकली हुई है। So in fetal surgery, spina bifida is a surgical team will make a small incision. Incision का मतलब होगा कट, किसमें, in the mother's abdomen and uterus. Abdomen और uterus दोनों के अंदर कट देके and then repair the opening of the baby's bag. Opening क्यों? Because इस जगह पे बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनी है, तो एक ओपनिंग सा हो गया और उसमें से स्पाइनल कार्ड और स्पाइनल नर्व बाहर निकली हुई है, तो उसको करेक्ट करना है। तो तस्वीर के लिए अंदर आपको नजर आ रहा है कि बेबी के अंदर जैसे वो ओपनिंग था, नर्व बाहर निकली हुई थी और उसको जो करेक्ट किया गया। So this can prevent further damage to the spinal cord and improve the baby's enhance baby's chances of being able to walk and have normal bladder and bowel function. अगर ये स्पाइनल कार्ड और नर्व्स को करेक्ट किया जाए तो फिर ये वो बेबी चल भी सकता है, ब्लेडर पे उसका कंट्रोल होगा और बाउल पे पर भी इसका कंट्रोल होगा। ब्लेडर और बाउल का मतलब होता है यूरिन और फिसल। अगर ये नर्व डैमेज होगी, इस एरिया की नर्व अगर डैमेज हो गई तो फिर उस यंग वन का यूरिन उसकी चॉइस से पास नहीं होगा और फिसल भी पास आउट होने का जो अमल होगा वो उसका उसकी कंट्रोल नहीं होगा, कभी भी किसी वक्त विदाउट उसकी चॉइस या विल या विश के वो पास हो जाएगी। अगर ये इस एरिया की नर्व अगर डैमेज हो तो उसको सही बेहतर चलने के लिए, उसकी यूरिन भी कंट्रोल करने के लिए, उसके नर्व उसकी फिसल भी कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे सर्जरी का अमल बहुत जरूरी होता है। दिस इज कॉल्ड फीटल सर्जरी, सेल में ये फीटल सर्जरी। नेक्स्ट हेडिंग में हम आएंगे एजिंग। एजिंग एजिंग का मतलब होता है, अगर सिंधी या उर्दू में हम इसे देखेंगे तो बूढ़ाई। बूढ़ाई के अमल को हम जैसे कहेंगे एजिंग कहेंगे। जैसे अगर हम देखें बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो लाइफ को इस तरह से डिवाइड करते हैं कि सबसे पहले प्रेगनेंसी जैसे हुई है, प्रेगनेंसी का पीरियड कंप्लीट हुआ तो देन बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद उस यंग वन का जो पहला फेज होता है उसे इन्फेंसी कहते हैं, जो या इन्फेंट होता है जो 1 ईयर तक होता है। इन्फेंट के बाद जो है टोडलर होता है, टोडलर की एज जैसे 2 to 3 इयर्स तक होती है, 2 to 3 इयर्स का टोडलर हुआ। टोडलर के बाद जैसे चाइल्डहुड इसका स्टार्ट होता है, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब है जैसे 4 to 8 इयर्स जो होते हैं ये चाइल्डहुड के होते हैं। चाइल्डहुड के बाद जैसे प्यूबर्टी एक एज है, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब है 9 इयर्स से लेकर 13 इयर्स तक की एज होती है, उसे कहते हैं प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी के बाद ओल्डर एडोलेसेंस, ओल्डर एडोलेसेंस का फेज होता है। ओल्डर एडोलेसेंस में जैसे 14 to 18 इयर्स तक होते हैं, तो उसे कहते हैं कि ओल्डर एडोलेसेंस है। और देन जो है उसके बाद एडल्टहुड, एडल्टहुड का फेज आता है एडल्टहुड, चाइल्डहुड एडल्टहुड, यानी जो 19 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक जो ये एडल्टहुड का फेज होता है। उसके बाद जैसे मिडिल एज, उसके बाद नेक्स्ट वन जो फेज होता है दैट इज द मिडिल एज होती है, जो 31 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक जो ये मिडिल एज का दौरान होता है। और आखिर में जैसे ओल्ड एज है, ओल्ड एज या एजिंग है, जो 30 to 51 ईयर से लेकर कभी भी किसी भी एज में देन आगे जो है डेथ हो सकती है। तो यानी इंसान के जन्म होने से लेकर बर्थ से लेकर डेथ तक
साइंटिस्ट ने एज वाइज डिफरेंट फेजेस रखे हैं। ठीक है, जैसे प्रेगनेंसी हुई, बर्थ हुआ, जन्म हुआ, उसके बाद इन्फेंट बच्चे कहलाते हैं, ओनली 1 ईयर तक वो इन्फेंट होते हैं। उसके बाद टोटलर है 2 to 3 years, चाइल्डहुड 4 to 8 years, प्यूबर्टी है 9 to 13 years, और देन जो है ओल्डर एडोलेसेंट जो 14 to 18 years, एडल्टहुड का जो टाइम होता है 19 to 30 years, और मिडिल एज जो है 31 to 50 years। देन फाइनली जो एजिंग है या सीनियर जो पर्सन जो होते हैं जिन्हें 51 years से लेकर देन आगे जितना भी आगे फेज होगा, जितने ऐसे तक चले, वो सब एजिंग की रीडिंग है। एजिड पर्सन की रीडिंग है 51 year के बाद टिल द डेथ। तो जिस तरह से ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि एजिंग के अंदर या ओल्ड एज के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन सी चेंजेस होती है बॉडी के अंदर। इस चैप्टर की इवन हेडिंग भी यही है, डेवलपमेंट एंड एजिंग। डेवलपमेंट सेक्शन हमने डिस्कस किया है, अब हम जैसे एजिंग ही डिस्कस कर रहे हैं कि एजिंग के अंदर क्या क्या होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जैसे एजिंग कहते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि एजिंग के अंदर क्या क्या होता है। एजिंग के अंदर जो चेंजेस होती है, जैसे हम एक जनरल डिस्कशन करें, जो एक जैसे यूथ एडल्टहुड की एज का पर्सन और एक एज्ड पर्सन, दोनों की बॉडी को कंपेयर करें, कौन कौन से चेंजेस दोनों में हो सकती है। सबसे पहली जैसे निशानी एज्ड पर्सन या एजिंग की जो होती है, जैसे हमारे एशियन कल्चर के अंदर जैसे आपने देखा होगा हेयर्स बाल सफेद होना, ये एजिंग की पहली निशानी होती है। उसके बाद फोरहेड पे बड़ी लाइंस होती है, फोरहेड पे बड़ी लाइंस होती है, ये इंडिकेशन या निशानी होती है ये एजिंग का अमल जो अभी स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह से तीसरी एक निशानी होती है भूलने की आदत होती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है। तो ये तीन एक ऐसी इंडिकेशन होती है जिससे पता चलता है कि अब जो है एजिंग का मरहला अब आगे स्टार्ट होने वाला है। हेयर्स का सफेद होना आजकल तो नौजवानों में भी कॉमन है, पर हेयर तब सफेद हो जब ये इस एज के बाद, जैसे नहीं कि अपना हर सफेद हेयर वाले को अपनी एजेड पर्सन है, ऐसे नहीं। कई एलर्जी है, कई डिसऑर्डर होते हैं जिनमें हेयर जैसे सफेद हो सकते हैं, तो वो एजिंग नहीं है। ये एज वाइज देखा जाता है, एज वाइज देखा जाता है। उसमें अगर इस एज की दौरानी के हवाले से अगर सफेद हेयर होंगे तो हम उसे कह देंगे एजिड पर्सन है। बाकी कई ऐसी डिजीज डिसऑर्डर एलर्जीज होती है जिसमें पिगमेंटेशन का लॉस होता है, यंगर एज में होता है, दैट इज नॉट एजिंग, उससे हम एजिंग नहीं कहते हैं। तो कौन कौन सी जो चेंजेस आते हैं, एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को देखें, सीवीडी काफी सारी हो जाती है, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है, ब्लड सप्लाई ऑर्गन्स को प्रॉपर नहीं होती है, तो दायर ऑर्गन फंक्शन करना प्रॉपर कम कर देती, हार्ड काम करना कम कर देती, उसमें भी इश्यूज हो जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से देखें, टेस्ट बड्स भी इतने वेल डेवलप नहीं होते हैं, और जो एब्जॉर्प्शन का अमल होता है, फूड को डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन का अमल बहुत ही कम होता है। मस्कुलर सिस्टम के हवाले से देखेंगे तो ओवरऑल मसल मास में रिडक्शन होती है, जैसे बूढ़े लोग होते हैं उनकी इतनी ज्यादा मसल्स डेवलप नहीं होती है, मसल मास में कमी होती है, बोन्स उनकी वीक हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार होते हैं, यानी छोटे से एक धक्के से गिरने से तो वो उसके फ्रैक्चर जो है वो कॉमन होते हैं। इसी तरह से अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखा जाए तो उनमें जो है लंग्स के अंदर इलास्टिसिटी होती है, वो इतनी नहीं होती है, 2-3 कदम भी इवन चलते हैं तो बड़े बड़े सांस लेना, सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल होती है। ये एक इंडिकेशन होती है कि भाई लंग्स जो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे। इसी तरह से इम्यून सिस्टम को देखा जाए तो डिजीज से लड़ने, माइक्रोब से लड़ने की एक हमारे यहाँ जो सिस्टम की प्रेजेंस होती है, वो ऐसा ऐसा इम्यून सिस्टम भी वीक होता जाता है। इम्यून सिस्टम वीक होगा तो नंबर ऑफ डिजीज लगेंगे, जिसकी वजह से भी आगे डिजीज लगती जाएंगी तो आगे एजिंग और डेथ हो सकता है। तो हर सिस्टम के अंदर मस्कुलर, स्केलेटल, डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम के अंदर भी इस तरह से ऐसी चेंजेस होती है, रिसेप्टर जो होते हैं वर्क नहीं करेंगे,
तो आईज है, विजन का प्रॉब्लम होगा, हियरिंग का प्रॉब्लम होगा, ये सब एजिंग के अंदर आते हैं। तो अल्टीमेटली ये होता है कि जैसे जो सेल लेवल की फंक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली कम होते जाते हैं। जाहिर है जब सेल लेवल की फंक्शन कम होंगे तो आगे टिश्यूज पे इफेक्ट होगा, टिश्यूज तो देन आगे ऑर्गन्स हो देन सिस्टम मुतासर होंगे और सिस्टम जब मुतासर होगा यकीनन एजिंग के इफेक्ट प्रोमिनेंट हो जाते हैं और देन आगे डेथ भी हो सकता है। आगे जो डेथ हो सकता है सेल की जब आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आएंगे जिसका उस पर्सन को पता ही नहीं चलता है कि वाकई अंदर ये कुछ सब कुछ हो रहा है। स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल में जब ये चेंजेस आएंगे तो अल्टीमेटली उनका इफेक्ट जाके पूरी बॉडी पे आगे होता है। जैसे अगर बिल्डिंग है उसकी अगर एक ईंट को हम निकाल देंगे क्या फर्क हुआ, पर डेली बेसिस पे अगर आप इस तरह ईंटें निकाल दे जाएंगे तो अल्टीमेटली स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बिल्डिंग आखिर में आके कोलैप्स हो सकती है। तो बिल्कुल इसी तरह से बॉडी के हर एक सेल की जो इस तरह से स्ट्रक्चर और फंक्शन में जैसे उसके कमी आती जाएगी तो अल्टीमेटली बॉडी पे बहुत ही बड़ा इफेक्ट होगा। इस तरह के इफेक्ट होते हैं कि हमारे घरों के अंदर जो कोई ना कोई बुजुर्ग जरूर होता है उसको हम देखते हैं, उसी बुजुर्ग बेचारे ने जो घर बनाया था कि जिसके अंदर हम रह रहे हैं वो उसी बुजुर्ग ने उसकी मेहनत से वो बना था। मेहनत से बना आज उसको कोई नहीं पूछते, ना बच्चे ना पोते ना पोते कोई, वो बुजुर्ग एक कॉर्नर में है, उसको पूछने वाला भी नहीं कि आपकी जो तबीयत कैसी है और आपकी कौन कौन सी तकलीफ आते हैं, हम क्या करें, कोई नहीं पूछता। एक बिटर ट्रुथ होता है, ठीक है ना। वो फिर जाहिर उसमें एजिंग हो रही, हर सिस्टम में उसको परेशानी हो रही है। इवन जो बड़े घर महल होते हैं जो उसने बनाए या उसके जो किसी ने बनाए तो उसकी तस्वीर होती है, आजकल की जनरेशन उनको पहचान भी नहीं होती है इसकी तस्वीर कौन है, ये जो पटके वाला टोपी वाले कौन है, हम लोग उसको नहीं जानते। ये हकीकत है इस दुनिया में, कोई पहचानने वाला नहीं होता। एक जनरेशन गुजरती है दूसरी जनरेशन बस ऐसी ही होती है। इवन तस्वीर भी कहते उतार दो, तस्वीर उतार दो काम भी नहीं है, हम अपनी लगा दें तस्वीर। तो ये एजिंग रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज होते हैं, वो बड़े बुजुर्ग बेचारे फिर क्या कर रहे हैं, कॉल पे कोई नहीं आता तो फिर वो एक ट्रिक कर रहे हैं, चॉकलेट टॉफीज की एक बैग भर के बैठे और छोटे बच्चों को बुलाते हैं और जैसे वो टॉफी खाई वो भाग, ये होता तरीका, ठीक है ना। तो इस तरह से बहरहाल कौन कौन से इश्यूज होते हैं 200 पेज पे हमारे 200 पेज पे हमारी डिजीज कौन से रिलेटेड ऐसी डिजीज उससे हम अंदाजा लगाएंगे कि एजिंग के अंदर क्या क्या असर होते हैं। हालांकि हेल्थ डिजीज का टॉपिक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का मतलब है जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, हार्ट एंड ब्लड वेसल के डिसऑर्डर है, ग्रुप ऑफ कंडीशन दैट अफेक्ट द हार्ट एंड ब्लड वेसल। इनका इलाज भी तो मौजूद है, इनसे जो है मैनेज करने का तरीका मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में देखें। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उन बुजुर्गों को जैसे मेडिकेशन या दवाई की जरूरत होती है वो दी जाए, लाइफ स्टाइल में चेंजेस ले आया जाए। लाइफ स्टाइल का मतलब है कि उसको लेके बाहर जाए, कोई किसी पार्क में किसी नई जगह पे ले जाए, उसके जो यकीनन फेलोज होंगे, कोई दोस्त होंगे, सेम एज ग्रुप के होंगे, उनकी बात देखे जाए, बातें घर थोड़ी इधर होगी तो यकीनन थोड़ी रिलैक्स हो जाते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर इफ नीडेड, अल्जाइमर डिजीज यू नो वेरी वेल, नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर हमने पढ़ा है, डिमेंशिया लॉस ऑफ मेमोरी जो होती है, इसका कोई परमानेंट इलाज कोई भी नहीं है, बस ऐसी बिहेवियरल थेरेपी वगैरह ये होती है। ओस्टियोपोरोसिस हम पढ़ चुके हैं, एजिंग के अंदर ओस्टियोपोरोसिस होती है, जो उस बड़े बुजुर्ग ने इतने खूबसूरत टाइल सिल्क टाइल एनसी टाइल लगाए थे, उनपे अगर पाँव सिल्क हो जाए बेचारा गिर जाता है, ठीक है, तो फिर उसको फ्रैक्चर हो जाता है क्योंकि उसकी बोन्स जो कमजोर हो गई है, ठीक है। अगर क्यों उसने बना नहीं बनाना चाहिए, उसके ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए, पर बनाए थे। कंडीशन दैट कॉजेज द बोन लॉस एंड इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर है तो आप जब लाइक युक्त होते हैं तो उस वक्त हर किस्म के खाने वो उनको डाइजेस्ट भी होते हैं, एब्जॉर्ब भी होते हैं। इस एज के अंदर जो है इस खानों के जरिए अपनी हेल्थ को बरकरार नहीं रखा जा सकता। जैसे जो पुराने दौर में जो देसी घी वगैरह लोग इस्तेमाल करते थे उनसे जो है यकीनन उनकी बोन सिस्टम और पर
इस एज में अगर घी या मक्खन वगैरह ऐसी डाइट इस्तेमाल करेंगे तो देर आगे एक नई बीमारी का शिकार हो जाएंगे और ब्लड वेसल्स भी जैसे ब्लॉक हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है। तो फिर आप डॉक्टरों में बात जाए, विटामिन डी की टेबलेट लें, कैल्शियम भी लें, ताकि बोन्स जो है वो हेल्दी रहे। ठीक है, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, खाने की जरूरत इस वक्त नहीं है। ठीक है ना। तो इसी तरह से आर्थराइटिस, ये भी हमने पढ़ा था, आर्थराइटिस जोड़ों का दर्द। एजिंग के अंदर हर हालत में आर्थराइटिस होता है। जब उनकी यूथ या जो नौजवानी का दौर था तब वो कोई गेम भी खेल रहे होते थे, स्पोर्ट्स में, लेकिन पर वक्त गुजरने के बाद ये हुआ कि अब जो है दो तीन बंदे उनको मिल के जो उठा रहे हैं, किसी सपोर्ट की मदद से चल रहे हैं, उनका ये जो वर्टिब्रल कॉलम है वो भी कर्व्ड हो जाता है एक सपोर्ट की जरूरत होती है, बिकॉज वक्त वक्त की बात है बस। ठीक है, तो इसकी भी एक मेडिसिन है। एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन, मैक्यूला एक आईज के अंदर एक रीजन है, उसकी जब रीजनरेशन होती है तो सेंट्रल विजन उन लोगों की खत्म हो जाती है। सेंट्रल विजन मतलब सुना है, सेंट्रल विजन। सेंट्रल विजन नजर से रिलेटेड। सेंट्रल विजन का मतलब है कि ऐसा जो ये मैक्यूलर रीजन होता है, फोविया सेंट्रल से आई का पार्ट होता है, उसके रिलेटेड एरिया होता है। उसमें जब डीजनरेशन होती है तो ऐसे होता है जैसे अगर हम गाड़ी जा रहे हैं, बोल रहे हैं, रोड नजर नहीं आएगी, इसके घर है, दुकान है, वो सब नजर आए। तो सेंट्रल जो विजन है वो खत्म हो जाए, उससे हम कहते हैं लॉस ऑफ सेंट्रल विजन। तो ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज जैसे यकीनन हमने पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा है, वो सब होंगे, पॉसिबल ये हो सकती है। ये सारे पॉसिबल फिनोमेना जैसे एजिंग के अंदर होते हैं, और स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है, केयर की जरूरत होती है इन जो भी बुजुर्ग है उन सब की। बाहर के मुल्कों के अंदर तो इनके अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट सेंटर्स वगैरह होते हैं स्पेशल केयर की तरह। हमारे यहाँ इस तरह से क्या है कि एशियन कल्चर्स के अंदर एक जो इमोशनल अटैचमेंट भी होती है, उसका नुकसान भी होता है। नुकसान ये है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, कॉलेज का टाइम हो गया, ऑफिस का टाइम हो गया, दुकान खोलना है, ये करना है, चले जाते हैं और पीछे उनके क्या इश्यूज होते हैं फिर वापस आते हैं कि इसको, और पेरेंट भी कोई एजिंग के, ठीक है, और कर भी कुछ नहीं सकते, क्या है तो ये ऐसे इश्यूज होते हैं। ठीक है, पर बायोलॉजी पढ़ने से एटलीस्ट ये हमें अंदाजा होता है कि एजिंग के रिलेटेड काफी सारे इश्यूज होते हैं और उनको अटेंशन की जरूरत होती है। अगर कहीं पे किसी को जैसे ही जरूरत हो, ट्रीटमेंट की जरूरत हो, तो फौरन जो है डॉक्टर साहिबान से रब्ता करना चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं हम इस एजिंग से पेज नंबर 195 पे। एजिंग इज अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल डेवलपमेंट। इसमें हम देखेंगे एजिंग इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। Aging can be rationalized as a part of the normal development because it is a natural and inevitable process. ये जैसे एज गुजरने से, वक्त गुजरने से हर हालत में होगी। जैसे आज जो जिनको हम बुजुर्ग कह रहे हैं, बूढ़े कह रहे हैं, ये किसी दौर में बचे थे, किसी दौर में ये नौजवान थे। वक्त गुजरने, अगर कुदरत ने चाहा तो इनको जो एजिंग का भी सामना करना पड़ेगा, बिकॉज लाइफ एंड डेथ इसको किसी को मालूम नहीं है किस वक्त डेथ होती है। कई ऐसे बच्चे थे, बर्थ की अमल के दौरान मर जाते हैं, दो तीन दिनों के बाद मर जाते हैं, इस इन्फेंसी में मर जाते हैं, टोटल यानी डेथ का कोई मालूम नहीं कब आए। पर जब ऐसे एज गुजरती रहती है तो एजिंग जरूर आएगी। 50 इयर्स उससे आगे बढ़ेंगे तो एजिंग के दर्जे से गुजरना होगा, इनविटेबल गुजरना, यानी हर हालत में इस प्रोसेस से गुजरना होगा। इट इज रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस। ऐसे नहीं कि एक दिन में ये एजिंग की सारी जो कंडीशन अपियर हुई है, प्रोग्रेसिव चेंजेस है, आहिस्ता आहिस्ता ये अमल हुआ है, जिसका हमें एहसास ही नहीं हुआ कि ये ऐसी चेंजेस हो रही है। दैट अकर इन द बॉडी ओवर टाइम। ओवर टाइम का मतलब है वक्त गुजरने के साथ साथ ये चेंजेस हुई, इसलिए वक्त गुजरने के साथ ये सारी चेंजेस हुई ओवर टाइम।
इंक्लूडिंग सेलुलर डैमेज, डीएनए डैमेज एंड मेटाबॉलिक चेंजेस। किस सूरत में? या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के हवाले से डीएनए डैमेज हुआ है, कोई इस तरह से सेलुलर ग्रेजुअली ये सब कुछ होता रहा है। जैसे पैंक्रियास के फंक्शन अगर जैसे काम करना छोड़ दिए उन्होंने तो डायबिटीज जैसे हो, छोटे मोटे ऐसे जो अमल होते रहते हैं कलेक्टिवली आखिर में कर देंगे। अभी ये चीज को these changes lead to the gradual decline in the body's ability to function resulting in the death। आखिर में ग्रेजुअली बॉडी के फंक्शंस जो मुख्तलिफ वो छोड़ जाते हैं, बॉडी पार्ट के होते हैं, डेथ हो जाता है। एज ह्यूमन एज, जैसे किसी भी इंसान की एज बढ़ती जाती है, वक्त गुजरने के साथ जाहिर है एज बढ़ती जाएगी। They experience a decline in physical and cognitive function। cognitive function का मतलब होता है जैसे अगर एक नौजवान उसकी इल्म अक्ल फहम रीजनिंग उसकी बेहतर होती है एज कंपेयर टू एजेड पर्सन। इसी वजह से तो नौजवानों को जो ज्यादा फोकस दिया जाता है बिकॉज उनकी जो नॉलेज स्किल इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन वो ज्यादा होती है कंपेयर टू ओल्ड एज पर्सन। ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनको जैसे रिटायर्ड समझ के घर बिठाया जाता है, वाई बिकॉज उनमें जो है इतनी सलाहियत नहीं होती कि इंटीग्रेशन वगैरह कर सके। इससे पहले कॉग्निटिव फंक्शन है इंक्लूडिंग डिक्रीज मसल मास। डिक्रीज मसल मास का मतलब है स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल्स जैसे ओल्ड एज पर्सन की इतनी डेवलप्ड नहीं होती है, तो इस कंडीशन को हम ये डिक्रीज्ड मसल मास कहते हैं। डिक्रीज्ड बोन डेंसिटी, जैसे यू नो वेरी वेल एक नौजवान युद्ध होता है उसकी बोन जो स्ट्रॉन्ग होती है उसके अंदर जो है मिनरलाइजेशन का अमल कैल्सिफिकेशन का अमल ज्यादा होता है, और ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनकी बोन जो है वो खोखली होती है, उनमें जैसे कैल्शियम की डिपॉजिशन वगैरह नहीं होती, कमी होती है। रिड्यूस फंक्शन, सेंशन का मतलब है जैसे ईयर की लॉस हो जाती है, टेस्ट बढ़ रहा है, आईज है इनकी काम जो है ये काम कमी करते हैं, ओवरऑल जो है सेंसरी फंक्शन कम हो जाते हैं। डिक्रीज इम्यून फंक्शन, इम्यून सिस्टम तो डिफेंस सिस्टम होता है ऐसा ऐसा, इस सिस्टम के अंदर भी जैसे कमी होती जाती है तो जाहिर है पैथोजन डिजीज कॉजिंग जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। कोई डिजीज can lead to the increased risk of chronic disease such as CVD, diabetes and cancer। फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये एजिंग होती है, कल हम डिटेल में पढ़ेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इसकी वजह से एजिंग के रीजन क्या होते हैं। एजिंग के रीजंस में एक रीजन ये होता है कि जो टीलोमियर्स होते हैं, टीलोमियर्स क्रोमोसोम्स के पार्ट होते हैं, कैर की तरह होते हैं, उनमें रिडक्शन होती है। टीलोमियर के अलावा कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो डीएनए को रिपेयर करते हैं, और रिपेयरिंग का अमल जब स्टॉप हो जाता है तो फिर एजिंग होती है। उसके बाद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक होती है बॉडी के अंदर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है जिसकी वजह से ये एजिंग होती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अलावा एक और पॉइंट इन्फ्लेमेशन, ये जो साइंटिस्ट ने रिसर्च के अकॉर्डिंग ये रीजंस उन्होंने आइडेंटिफाई किए कि एजिंग क्यों होती है, एजिंग के जो मेन रीजन है एजिंग रिलेटेड ये रीजन होते हैं। इसी की इन रीजंस की वजह से एजिंग का अमल बॉडी के अंदर अपेयर हो रहा है। टीलोमियर्स, जीन्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन आर द फैक्टर्स। ये इंटरनल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर्स और भी अलग है जिसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सो और भी चीजें होंगी, ये इंटरनल फैक्टर्स है। कल हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कल हम